चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। सभी को गुड इवनिंग। आज सैटरडे वाला टेस्ट सीरीज 68 हम लोग करने जा रहे हैं 40 क्वेश्चंस के बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 टेस्ट 68। ठीक है जी। 6 to 8 एंड 9 to 10 के क्वेश्चंस होंगे और इसमें 40 क्वेश्चंस होंगे। तो सैटरडे की टेस्ट आज जो हुई है उसी को किया जा रहा है। ठीक है जी। तो क्वेश्चंस नंबर हम लोग शुरू कर लेते हैं नंबर 1 से। कश्मीर की घाटी किसके बीच स्थित है? यहाँ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कश्मीर की घाटी किसके बीच स्थित है। ठीक है जी। तो देखते हैं ऑप्शन ABCDE सब दिया हुआ है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में है, बहुत ही बढ़िया है ताकि यहाँ बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखता हूँ कश्मीर की घाटी किसके बीच स्थित है, पीर पंजाल और काराकोरम नहीं होगा। तो कश्मीर की घाटी के लिए मैं एक डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। तो इसे पढ़ाया भी गया है कि ये देखेंगे इसे काराकोरम कहा जाएगा। काराकोरम श्रेणी, ये काराकोरम श्रेणी है। ये आपके लद्दाख लद्दाख श्रेणी होगा। ठीक है जी। ये होगा आपके जास्कर जास्कर श्रेणी। सभी श्रेणी के बारे में भी आप जान पाएंगे। और ये होगी आपकी पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कश्मीर की घाटी किस बीच में स्थित है। ये सारे ऑप्शन दिया हुआ है। तो कश्मीर की घाटी को देख लेते हैं कि आपके कश्मीर की घाटी यहाँ होगी। ये है कश्मीर की घाटी। कश्मीर की घाटी तो अब देखते हैं जास्कर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। तो आंसर में दे रहा है पीर पंजाल और जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर और लद्दाख के बीच में नहीं है, पीर पंजाल और काराकोरम के बीच में भी नहीं है। ये है कहाँ? तो जास्कर और पीर पंजाल। पीर पंजाल एंड जास्कर, यानी कि आपका सही उत्तर क्या होंगे? सी होंगे। और यही है आपकी वैली ऑफ कश्मीर। कश्मीर की घाटी आपकी कहाँ स्थित है? आप देख सकते हैं किन श्रेणियों के मध्य स्थित है। ठीक है जी। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चंस करते हैं। किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो किश्तवाड़ ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है जी। ये है आपके जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। यहाँ दिया हुआ है जम्मू एंड कश्मीर। किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क मेनली आपको झेलम चेनाब नदी पर मिलेगा। चेनाब नदी, ये चेनाब नदी है और चेनाब नदी के इस साइड में आपके किश्तवाड़ नेशनल पार्क मिलेगा। और इसी नदी पर एक जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है जिसे किश्तवाड़ किश्तवाड़ जल विद्युत परियोजना की स्थापना की गई है। ठीक है जी। तो ये कहाँ स्थित है? तो आपके जम्मू एंड कश्मीर में। इसका उत्तर होगा बी। 72 का क्वेश्चन नंबर 72 का उत्तर होगा बी। और ये एक नदी है, चिनाब नदी। चिनाब नदी है जो पंच नदी की एक प्रमुख नदी है, जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है जी। इसका उत्तर होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है? सवाना जलवायु यानी सवाना क्लाइमेट की बात की जा रही है, और वो भी कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया। तो देखते हैं न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड और विक्टोरिया दिया हुआ है। न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वींसलैंड।
ये सभी के सभी आपके कहाँ हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में ही है। लेकिन सवाना जलवायु वो आपको मुख्य रूप से कहाँ मिलेगा, तो क्वींसलैंड में मिलेगा। तो ये देखेंगे सवाना जलवायु क्या है। सवाना जलवायु की बात करेंगे तो ये सवाना जलवायु एक घास का मैदान है, घास का मैदान है इसमें, ठीक है जी। इसमें पेड़ कम तथा घास की संख्या अधिक होती है, अधिक होती है, ठीक है जी, अधिक होती है। अब देखते हैं कि सवाना जलवायु में रेनफॉल की मात्रा, ठीक है जी, वर्षा वर्षा की मात्रा में कितनी होती है वो देख लेते हैं। रेनफॉल कितना होता है, तो इस क्षेत्र में 70 से 100 सेंटीमीटर क्या होगा, आपका रेनफॉल होगा, ठीक है। तो फिर तापमान यहाँ का कितना होता है, टेम्परेचर देख लेते हैं। तो टेम्परेचर यहाँ आपको लगभग मिलता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का तापमान होता है, ठीक है। और उसी को सवाना जलवायु के नाम से जाना जाता है। और सवाना जलवायु मुख्य रूप से अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में पाए जाते हैं। और अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में जिस प्रकार के जलवायु होता है, अन्य देशों में उसे भी सवाना जलवायु के नाम से जाना जाता है। तो हमारे ऑस्ट्रेलिया में सवाना जलवायु मुख्य रूप से कहाँ मिलेगा, तो क्वींसलैंड में, ठीक है जी। क्वींसलैंड में ये जितने भी है न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड और विक्टोरिया, ये ऑस्ट्रेलिया के राज्य हैं। ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य हैं, जिनमें से 3 राज्यों को यहाँ दिखाया गया है। ऑस्ट्रेलिया देश के ये सभी के सभी क्या हैं, राज्य हैं। तो 3 राज्यों को दिखाया गया है और उसमें से एक राज्य क्वींसलैंड है, वहीं पर ये जलवायु पाई जाती है। अर्थात 73 का आंसर आपके बी होंगे। नेक्स्ट में पहुंचते हैं हम लोग। भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैली में पाया जाता है, किस क्रम की शैली में पाया जाता है, तो ये विंध्य में भी पाया जाता है, ठीक है, धारवाड़ में भी पाया जाता है और कुडप्पा में भी पाया जाता है, ठीक है। ये एक युग में निर्मित चट्टान है, विंध्य चट्टान, धारवाड़ चट्टान, कुडप्पा चट्टान। इसमें सबसे पुरानी जो है वो कुडप्पा चट्टान है, उसके बाद धारवाड़ है, फिर विंध्यन है, ठीक है जी। धारवाड़ मुख्य रूप से आपके कर्नाटक वाले क्षेत्र में मिलेंगे। विंध्यन विंध्यांचल पर्वत श्रेणी जहाँ पर अवस्थित है, उसी के इर्द गिर्द में विंध्यन चट्टान मिलेगा। और कुडप्पा चट्टान आपको तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे। तो यहाँ लौह अयस्क आयरन ओर की बात की जा रही है, तो ये तीनों क्षेत्र में मिलता है, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा, डी होगा, ठीक है, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है ना जी, कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं नर्मदा नदी पर क्या सतना नगर अवस्थित है, नहीं है, यहाँ नहीं है, ठीक है। सरजू नदी पर अयोध्या अवस्थित है, ये सही है। अलकनंदा नदी पर बद्रीनाथ नगर अवस्थित है, यानी इसमें आपके सरयू और अलकनंदा सही ऑप्शन है। ये दोनों के दोनों क्या है, सही है। लेकिन पूछा जा रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन सा नहीं होगा, तो आपके सतना सुमेलित नहीं है, तो इसके सही उत्तर क्या होंगे, तो ए होगा, ठीक है, ए होगा। तो सतना आखिर है कहाँ, तो सतना आप देखेंगे कि ये मध्य प्रदेश का, ठीक है जी, मध्य प्रदेश का
एक एक जिला है, एक जिला है जो जो टोन्स नदी पर, देखेंगे टोन्स, ठीक है जी, टोन्स नदी, टोन्स नदी पर अवस्थित है, अवस्थित है। यानी सतना कहाँ अवस्थित है? तो टोन्स नदी पर अवस्थित है, और सतना एक जिला है मध्य प्रदेश का। तो यही सुमेलित नहीं है, नहीं सुमेलित है पूछ रहा है, तो ये आपका सही उत्तर होंगे। ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम? वीरेंद्र कुमार, अफसाना खातून, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बगानी फसलों, अब बगानी फसल आप समझ पा रहे हैं, बगानी फसलों यानी गार्डन क्रॉप्स, सामान्यतः फल सब्जी और सजावटी पौधों से संबंधित है, तो उसे बागवानी, आंसर होगा आपके बागवानी, बागवानी के लिए फेमस है, यानी इसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, इसको इंग्लिश में हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पुष्प देखेंगे, इसका उत्तर होगा आपके बी, बी होगा, जो यहाँ जो प्रश्न पूछी जा रही है उसके अनुसार इसका उत्तर होगा बी, जिसे इंग्लिश में हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। तो पुष्प कृषि को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, और ये है पर्माकल्चर। तो पर्माकल्चर में क्या किया जाता है? तो पर्माकल्चर में आप देखेंगे कि आवास, आवास को, आवास की व्यवस्था को सुरक्षित रखा जाता है। इसमें क्या है कि किसी प्रकार की आवास जहाँ पे लोग रह रहे होंगे, तो आवास की व्यवस्था, व्यवस्था को सुरक्षित, सुरक्षित किया जाता है, किया जाता है, उसी को कहा जाता है पर्माकल्चर। इसको परमानेंट कल्चर भी इंग्लिश में कहा जाता है, परमानेंट कल्चर, इसे परमानेंट कल्चर भी कहा जाता है, परमानेंट कल्चर, कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। बट 76 का उत्तर क्या होगा? बी होगा। ठीक है जी, बी होगा। पुष्प कृषि को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के फूलों की कृषि की जाती है। नेक्स्ट, बहुत आवाज़ आ रही है क्योंकि आज पूजा भी है, फेस्टिवल भी है, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस आप लोगों को होगी। ठीक है जी, बस थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है, अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का डैश कहा जाता है, इसे प्रस्फोट, प्रस्फोट मानसून कहा जाता है। अचानक वर्षा हो जाना प्रस्फोट मानसून कहा जाता है। जब मानसून का आगमन होता है, जब मानसून का आगमन होता है हमारे भारत में, तो अचानक वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है, उसी को कहा जाता है प्रस्फोट, उसे इंग्लिश में बर्स्ट कहा जाता है, इंग्लिश में उसे बर्स्ट कहा जाता है। आपका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। अचानक वृद्धि हो जाती है क्या चीज़ में? वर्षा में। एक सामान्य वर्षा होता है और अचानक वृद्धि हो जाना, उसी को कहा जाता है बर्स्ट, इंग्लिश में बर्स्ट कहा जाता है। और प्रस्फोट, प्रस्फोट मानसून भी कहा जाता है, बर्स्ट मानसून या बर्स्ट रेनफॉल भी कह सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके सी होगा, अंत और विश्राम। तो आप समझ ही पा रहे हैं कि विश्राम क्या होता है, अंत क्या है, तो कोई उसमें डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे हम लोग आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है? यहाँ देखिए, नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है, तो इसके सही उत्तर को हम लोग देख लेंगे।
कि इसमें से नर्मदा नहीं निकलती है, क्योंकि नर्मदा पठारी क्षेत्र में है, यानी हमारे प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदी है नर्मदा। गंडक, ये देखेंगे गंडक दिया हुआ, ये निकलती है, और कोसी भी निकलती है, यानी बी सही उत्तर होगा और सी भी आपके सही उत्तर होगा। इसमें दो सही हो रहे हैं, तो अब इसका सही उत्तर हम लोग क्या लगाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी डी इज द राइट आंसर। डी आपके क्या होंगे, राइट आंसर होंगे इसके। क्योंकि नेपाल हिमालय से देखेंगे, नेपाल हिमालय से दो नदी आती है, कोसी भी और गंडक भी, बट नर्मदा नहीं आती है। सॉरी सॉरी, इसमें नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है जी, फिर से करेंगे इसे। नहीं निकलती है तो क्या है, नर्मदा नहीं निकलती है, नर्मदा नहीं निकलती है, कोसी और गंडक निकलती है, कोसी और गंडक निकलती है, तो इसके सही उत्तर क्या होंगे, नर्मदा। नहीं निकलती है, यहाँ नर्मदा होगा, मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया, सॉरी फॉर डैट। ठीक है जी, यहाँ नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है, तो नहीं निकलने में क्या होगी, आपकी नर्मदा होगी, क्योंकि कोसी और गंडक तो निकलती है, तो सही उत्तर होंगे ए। ठीक है, राइट आंसर इज योर ए, नर्मदा। ठीक है जी, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन से हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं, तो अब ऐसे है कि नदियां, नदी यानी प्रवाह हम लेंगे तो भारतीय भारतीय नदीय तंत्र की बात करें तो इसे इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होगा हिमालय हिमालय नदियां तंत्र, और दूसरा होगा प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय नदीय तंत्र। तो हिमालय में आपको गंगा आ जाएगी, ब्रह्मपुत्र आ जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी आएगी, और फिर आपकी कौन सी आएगी, तो सिंधु नदी आएगी, सिंधु नदी। प्रायद्वीपीय को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, गिरने वाली गिरने वाली नदियाँ। ठीक है जी, गिरने वाली नदियाँ। और एक होगा अरब सागर में, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, गिरने वाली गिरने वाली नदियाँ, गिरने वाली नदियाँ। ठीक है जी, तो अब इसमें देखते हैं कि भारतीय यानी हिमालय के विषय में पूछा गया है, तो हिमालय में इसमें कौन कौन सी नदियाँ गिरती है। तो कावेरी तो है नहीं, ये प्रायद्वीपीय है, तो कावेरी आपकी नहीं होगी। गंगा यानी गंगा हो रही है, तो ये गंगा सही है। ब्रह्मपुत्र भी क्या होगा, सही होगा। और चौथा गोदावरी, ये भी क्या है, नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी। तो आपके उत्तर क्या आ रहे हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, मतलब 2 और 3 आपके सही उत्तर हैं। तो देखते हैं 2 और 3 किस में है, तो 2 और 3 आपके ऑप्शन क्या होंगे, बी होंगे। ठीक है, राइट आंसर आपके क्या होंगे, बी होंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र। आप देख रहे हैं ना, हिमालय में गंगा भी है, ब्रह्मपुत्र भी है, सिंधु नदी नहीं दिया गया है, कावेरी और गोदावरी दिया गया है, जो बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, तो वो दोनों नहीं होंगी। दो आपके कौन कौन से होंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र। तो सही उत्तर आपके क्या होंगे, 2 और 3। ठीक है जी, 2 और 3। ठीक है जी, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। अब इसमें हाजीरा जो है, ये आपके गुजरात राज्य में स्थित, गुजरात राज्य में एक बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित हाजीरा। तो आप देखेंगे कि पनवूर पनवूर बंदरगाह कहाँ होगा, इसका आंसर होगा 80 का बी। लेकिन पनवूर बंदरगाह कहाँ होगा, तो ये होगा आपके कर्नाटका में होगा,
कर्नाटका में होगा। और इस बंदरगाह को देखेंगे, इस बंदरगाह को यानी कि बंदरगाह को गाह को न्यू बेंगलुरु बंदरगाह बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपके कहाँ हो जाएंगे, तो कर्नाटका में। कर्नाटका में ये आपके कहाँ होंगे, तो गुजरात में। ठीक है, और ये पाराद्वीप आपके कहाँ होंगे, तो उड़ीसा में। यानी सही उत्तर आपके क्या होंगे, बी होंगे। हाजीरा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है, वो स्थानीय तौर पर देखेंगे, स्थानीय तौर पर लोकल, स्थानीय तौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसे कहा जाता है आम्र वर्षा। यानी आपके उत्तर जो होंगे वो सी होगा, उसे कहा जाता है मैंगो सावर। यहाँ मैंगो रेन लिखा हुआ है, मैंगो सावर कहा जाता है। ये मैंगो सावर अर्थात आम्र आम्र वर्षा से वहाँ वहाँ जब सीजन होता है आपके मानसून पूर्व जो सीजन होता है जिससे वर्षा होता है, तो केरल के तट पर और कर्नाटक के तट पर जो वर्षा होता है उससे वहाँ के आम पकने लगते हैं। वहाँ के आम पकने लगते हैं, तो वहाँ के स्थानीय लोग इसे किस प्रकार के वर्षा कहते हैं, तो आम्र वर्षा। आम्र वर्षा आपके कहाँ होता है, तो केरल एवं कर्नाटक राज्य में। ठीक है जी, केरल और कर्नाटक राज्य में होगा। तो इसका सही उत्तर आपके क्या होंगे, सी होंगे। ये सही उत्तर सी होंगे। ठीक है, किसी ने बी लगाया है शीत वर्षा, ये गलत है। अफसाना खातून, ये आंसर सी होगा। ठीक है, केरल और कर्नाटक में जो तटीय क्षेत्र में सामान्य घटना है उसी को कहा जाता है आम्र वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। एक ग्लेशियर एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहते हैं, तो गहरी दरार को क्रीवेश, ठीक है, क्रेवाशे कहा जाता है। ये बी है। आप देखेंगे कि ये एक माउंटेन है, ये एक माउंटेन है और इस माउंटेन पर ग्लेशियर का जमाव है। ठीक है, ग्लेशियर का क्या है, जमाव है। और ये मैंने ग्लेशियर बना दिया, ये है ग्लेशियर। अब देख पा रहे हैं, ये है आपके ग्लेशियर हिम। ये है ग्लेशियर और इसी ग्लेशियर में एक दरार आ गया है जिसको गहरी दरार कहा जाता है। और इसी दरार को क्या कहा जाता है, क्रेवासे। इसी दरार को कहा जाता है क्रेवासे। और इंग्लिश भी यहाँ लिखा हुआ है क्रीवासेस। क्रीवासेस यानी इसका उत्तर क्या होगा, आपके बी होगा, क्रीवासे। ठीक है जी, इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्रीवासे। क्रेवाशे यही होता है जो किसी पर्वतीय क्षेत्र में, ऊंची पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ ग्लेशियर जमा हुआ है और ग्लेशियर जब नीचे की ओर खिसकता है तो यहाँ एक प्रकार का क्रैक बन जाता है और इसी क्रैक को कहा जाता है क्रेवाश। और ये हमेशा हिमानी क्षेत्र में ही होता है, जहाँ पे हिम का जमाव होता है उसी जगह पर होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, बी होगा, बी होगा। ठीक है, ये फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश बंदरगाह विहीन यानी लैंड लॉक्ड देश है, तो लैंड लॉक्ड आपके क्या हो जाएंगे, कजाकिस्तान।
ये हो जाएगा कजाकिस्तान आपका सही, क्योंकि अजरबैजान कैस्पियन सी के साथ में है, लैंड लॉक्ड नहीं है। पाकिस्तान आपके अरब सागर के साथ है, तो ये भी लैंड लॉक्ड नहीं है। कजाकिस्तान आपके लैंड लॉक्ड देश है। सही उत्तर आपके क्या होंगे? काजी कजाकिस्तान। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट आएंगे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र। सोनभद्र, ये सोनभद्र भी एक उत्तर प्रदेश का जिला है और मिर्जापुर भी एक जिला है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, सोनभद्र एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश को छोड़कर 4 राज्य इससे टच करता है। 4 राज्य इससे टच करता है, किससे? तो आपके सोनभद्र से। सोनभद्र से। सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में अवस्थित है। आप इसे मैप में देख सकते हैं, एटलस में देख सकते हैं। ठीक है जी। तो किसके लिए देखेंगे? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में डैश खनिज पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ सबसे ज़्यादा आपको कौन सा मिलेगा? संगमरमर मिलेगा। इस क्षेत्र में आपको संगमरमर मिलता है ज़्यादा मात्रा में, मिर्जापुर और सोनभद्र में। ठीक है, संगमरमर के लिए बहुत ही विख्यात स्थान है आपके सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। सही उत्तर होगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? ठीक है जी, नागालैंड से संबंधित है। तो नागालैंड से संबंधित आपकी रेंगमा है। रेंगमा जनजाति कहाँ रहती है? तो नागालैंड में रहती है। रेंगमा जनजाति नागालैंड में रहती है। तो लिम्बू कहाँ रहती है? तो ये सिक्किम राज्य में रहती है। सिक्किम राज्य में रहती है निम्बू। तो बोंडा जनजाति कहाँ रहती है? तो देखेंगे ये बोंडा जनजाति आपके कर्नाटका की जनजाति है। ठीक है जी, ये कर्नाटका की जनजाति है बोंडा, और नींबू आपके सिक्किम की है। लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा? तो रेंगमा होगा। क्या पूछा जा रहा है कि जनजाति कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? तो उत्तर क्या होगा आपका? रेंगमा। रेंगमा इज योर राइट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट, जानती कुमार, ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, हडसन नदी। हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? तो न्यूयॉर्क से होकर बहती है। हडसन नदी पर ही, हडसन नदी ये देख लेंगे, हडसन नदी, और हडसन नदी पर ही आपके क्या है? एक शहर है, और इस शहर का नाम है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क शहर है ये यूएसए की बहुत विकसित, यूएसए की बहुत विकसित एक सिटी है। ठीक है, और यही एक नदी है हडसन नदी। हडसन नदी इसे कहा जाता है हडसन रिवर। हडसन रिवर के तट पर ही यूएसए का न्यूयॉर्क स्थित है। न्यूयॉर्क विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। बंदरगाह भी है। ठीक है, लंदन आपके थेम्स नदी पर है। लंदन आपके थेम्स नदी पे है। और बैंकॉक आपके फ्राओ चाओ, ये देखेंगे चाओ फ्रायो, फ्रायो चाओ, चाओ फ्रायो नदी पर स्थित है बैंकॉक। ठीक है, बैंकॉक एक राजधानी है, हांगकांग की राजधानी है बैंकॉक। ये आपके चाओ फ्राओ नदी पर स्थित है। लंदन आपके थेम्स नदी पर स्थित है। और न्यूयॉर्क आपके हडसन नदी पर स्थित है। ये है हडसन नदी। हडसन नदी पर स्थित है। आंसर आपके क्या होंगे? बी होंगे। हडसन नदी पर कौन सी स्थित है? तो न्यूयॉर्क है। नेक्स्ट देखेंगे, यूराल पर्वतमाला। यूराल पर्वतमाला डैश और डैश को अलग करती है। तो यूराल पर्वतमाला आपको किस किस को अलग करती है? तो आप देखेंगे एशिया और यूरोप को अलग करती है। इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके बी होगा। ये एक यूराल माउंटेन श्रेणी है। ये एक यूराल माउंटेन श्रेणी है, और इस तरफ में आपके एशिया होगा, और इस तरफ में आपके यूरोप होगा। यूरोप होगा, और यही है आपके यूराल माउंटेन श्रेणी, जो
यूरोप और एशिया को अलग करती है, इन्हीं दोनों के बीच में स्थित है और इसे कहा जाता है यूराल पर्वत श्रेणी। पर्वत पर्वत श्रेणी, ये है यूराल पर्वत। ठीक है जी, ये आपके यूराल पर्वत श्रेणी है जो एशिया और यूरोप को अलग करती है। आपके सही उत्तर क्या होंगे? बी होंगे। नेक्स्ट आते हैं। आप लोगों को कोई ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है आवाज़ के कारण? कोई कमेंट्स करेंगे? लेकिन कराना जरूरी है सबको कराना जरूरी है। तो देखते हैं, सोनोरम सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपके उत्तरी अमेरिका में स्थित है। सोनोरन, ये देखेंगे सोनोरन। ठीक है, सोनोरन यहाँ दिया हुआ है, सोनोरन। सोनोरन डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट, यानी ये आपके कहाँ होंगे? ये आपके कहाँ होंगे? तो उत्तरी अमेरिका में। कहाँ है ये? तो नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित, ठीक है, स्थित है। ये सही उत्तर क्या होंगे आपके? उत्तरी अमेरिका। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। सोइल हेल्थ, सॉइल, यहाँ पर सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में क्या सच है? क्या सच है देखते हैं। यह राज्य सरकार प्रायोजित करती है, ये राज्य सरकार नहीं करती है, ये भारत सरकार करती है। ठीक है, भारत सरकार। ठीक है जी, ये आयोजित किसके द्वारा की जाती है? तो भारत सरकार द्वारा की जाती है। और इसकी स्थापना स्थापना कब की गई थी? तो 2015 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये क्या है कि क्या सच नहीं है? क्या सच नहीं है? तो आपका यही सच नहीं है। ठीक है, मिट्टी के पोषक तत्व पर बुनियादी इनपुट प्रदान करता है, ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है। किसानों को उत्पादकता के सुधार लाने में मदद करता है, ये भी सही है। यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी एक जो है ना, ये गलत है। ये सच नहीं है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सच नहीं है, क्योंकि ये राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं होता है। किसके द्वारा प्रायोजित होता है? तो भारत सरकार द्वारा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2015 में की गई थी। तो आपके सही उत्तर क्या होंगे? ए होगा। सही उत्तर इसके क्या होंगे? ए होंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। भूमध्य सागरीय कृषि प्रसिद्ध है। भूमध्य सागरीय कृषि प्रसिद्ध है, इसमें वीटी कल्चर के लिए प्रसिद्ध होता है। ये वीटी कल्चर के लिए, वीटी कल्चर में क्या है कि अंगूर, ठीक है जी, अंगूर की खेती, अंगूर की खेती की जाती है, की जाती की जाती है, अंगूर की खेती की जाती है। ठीक है, अब हो गया एपी कल्चर। एपी कल्चर में मधुमक्खी, मधु मधुमक्खी का पालन किया जाता है, पालन किया जाता है। ठीक है जी, और आरबी कल्चर में देखेंगे, आरबी कल्चर में क्या किया जाता है? पेड़, पेड़ तथा झाड़ियों, झाड़ियों की कृषि, की कृषि की जाती है, की जाती। ठीक है, आरबी कल्चर उसे कहा जाता है जहाँ पेड़ पौधे
हो और झाड़ियाँ हो, ठीक है, उसकी कृषि की जाती है, उसे आरबी कल्चर कहा जाता है। एपी कल्चर में मधुमक्खी का पालन किया जाता है। और वीटी कल्चर में अंगूर की खेती की जाती है। और अंगूर की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ, भूमध्य सागरीय कृषि के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भूमध्य सागरीय कृषि के लिए प्रसिद्ध आपकी कौन सी है, तो वीटी कल्चर। वीटी कल्चर यानी कि ये आपके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट का कहाँ मिलन है, तो ये है आपके नीलगिरी। ये नीलगिरी है, क्योंकि यहाँ आप जब देखेंगे, ये मैंने भारत का, ठीक है, डायग्राम बनाया और यहाँ पर एक घाट को दिखाया गया और इस जगह पर भी एक घाट को दिखाया गया। ठीक है, ये घाट है आपकी पूर्वी घाट, ये हो जाएगी पूर्वी घाट। और ये जो होगा आपके, ये होगा पश्चिमी घाट, पश्चिमी पश्चिमी घाट। और मध्य में इन्हीं के मध्य में आपको क्या मिलेगा, तो एक पर्वत मिलेगा। और इसी पर्वत को कहा जाता है आपके नीलगिरी। इसी पर्वत को कहा जाता है नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी, तो आपके सही उत्तर क्या होंगे, नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी को देखेंगे, नीलगिरी पहाड़ी को इन दोनों इन दोनों इन दोनों घाटों घाटों इन दोनों घाटों के के गांठ गांठ ही कहा जाता है, ही कहा जाता है। नोट, गांठ का मतलब होता है इंग्लिश में नोट, है? इंग्लिश में इसका मतलब होता है नोट। नोट ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट किसको कहा गया है, नीलगिरी पहाड़ी को इन दोनों घाटों के गांठ भी कहा जाता है। सही उत्तर आपके सी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ऑपरेशन समुद्रगुप्त का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो ये है आपके मादक पदार्थों से मुक्ति पाना। ये एक ऑपरेशन चलाई गई थी समुद्रगुप्त का, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो हिंद महासागर को मादक पदार्थों से मुक्त बनाना। तो इसका सही उत्तर आपके क्या होंगे, ए होंगे। ठीक है, पड़ोसी देशों के साथ समुद्री व्यापार बढ़ाना, ये ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं था। भारत और फ्रांस के बीच नौसेना, ठीक है, तो ये सही उत्तर आपके हिंद महासागर को मादक पदार्थ से मुक्त बनाने के लिए ही लाया गया था ऑपरेशन समुद्रगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से हिमनद कई कई पर्वतों या घाटी हिमनदों के संगम से तलहटी तलहटी क्षेत्र में तलहटी क्षेत्र में बनते हैं। तलहटी क्षेत्र का इंग्लिश होता है फुट हिल्स। ठीक है, तो किसी भी पर्वत के, ये देखेंगे पर्वत के इस जगह पे बनना को ही कहा जाता है, इसी को कहा जाता है फुट हिल्स, इसे कहा जाता है फुट हिल्स। ठीक है, तो फुट हिल्स में क्या बनता है, तो पीडमाउंट हिमनद बनता है। ठीक है, इसे कहा जाता है पीडमाउंट, इसे कहा जाएगा पीडमाउंट आपके ग्लेशियर। यहाँ देखते हैं, यहाँ पीडमाउंट ग्लेशियर दिया हुआ है इंग्लिश में, ग्लेशियर इसी को कहा जाता है। और ये माउंटेन है, ये एक क्या है, पर्वत है। और पर्वत के तलहटी, तलहटी का मतलब ही फुट हिल्स होता है, और उसके फुट हिल्स पर ये जो बनेगा उसी को पीड माउंट ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। ये पूरा हिम से ढका हुआ है, हिम से ढका हुआ है, उसी को पीड माउंट ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भूकंप
भूकंप तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? बॉडी तरंग यहाँ दिया जा रहा है, बॉडी तरंग ऊर्जा के स्रोत से उत्पन्न होती है और सभी दिशाओं में गति करती है। तो ये सभी दिशाओं में गति नहीं करती है, क्या? तो आपके बॉडी तरंग। अब देखेंगे यहाँ तरंगे, ठीक है जी, यहाँ देखेंगे तरंगे। तरंगे आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। बॉडी दो प्रकार के वेव्स होते हैं, एक होता है आपके बॉडी वेव्स, बॉडी तरंगे, और दूसरा होता है सतही सतही तरंगे, ठीक है। बॉडी तरंग को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, एक होता है पी पी तरंग और दूसरा होता है एस तरंग, ठीक है। अब इसे भी दो भागों में बांटा गया है, एक होता है एल तरंग और दूसरा होता है आर तरंग, ठीक है, आर तरंग। तो ये भूकंप के देखेंगे कि पी तरंग एक ऐसा तरंग है जो ठोस पदार्थों से गुजरती है। यहाँ लिखा जा रहा है पी तरंग केवल ठोस पदार्थों से गुजरती है, तो केवल ठोस पदार्थों से नहीं, ये सभी तरंगों से गुजरती है, सभी प्रकार के माध्यम से गुजरती है, तीनों माध्यम से, ठीक है। इस तरंग उस पदार्थ में गर्त और शिखर उत्पन्न करती है जिससे वो गुजरती है। बॉडी तरंगे ऊर्जा के स्रोत से उत्पन्न होती है और सभी दिशाओं में गति करती है। तो इसका सही जो उत्तर होगा आपके यहाँ कथन गलत है की बात कर रहा है। कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो देखेंगे यहाँ दिया हुआ है, ये दोनों के दोनों ये सॉलिड है, लिक्विड एवं गैस, ये तीनों से गुजरता है। अब देखेंगे कि हमारा पी तरंग जो है ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों माध्यमों से गुजरता है, लेकिन एस तरंग जो है ये तरल से, ये देखेंगे एस तरंग जो है तरल से नहीं गुजरता है। तो नहीं गुजरता है, ठीक है जी। तो यहाँ जो दे रहा है कि पी तरंग केवल ठोस पदार्थों से गुजरती है, लेकिन पी तरंग आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से गुजरती है, तो केवल ठोस से नहीं गुजरती है। तो यही आपके क्या होंगे? गलत होगा। कौन सा कथन गलत है? तो पी इज योर राइट आंसर। पी इज योर राइट आंसर। बॉडी तरंग ऊर्जा के स्रोत से उत्पन्न होती है और सभी दिशाओं में गति करती है आपके बॉडी तरंग में पी और एस है, ठीक है। एस तरंग उस पदार्थ से गर्त और शिखर उत्पन्न करती है जिससे वे गुजरती है। तो जहाँ क्या है, गर्त और शिखर का निर्माण नहीं करती है। तो ये भी ये हाँ सॉरी, ये भी क्या है कि सही है और ये भी सही है। गलत आपके क्या होंगे? पी होंगे। आपके क्या होंगे? पी होंगे। तो पी आपके गलत हैं। पी तरंग केवल ठोस पदार्थों से गुजरती है, नहीं, ये तीनों माध्यमों से गुजरती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसीलिए आपका सही उत्तर क्या होगा? इस क्वेश्चन के आधार पर बी इज योर राइट आंसर, ठीक है जी। चलिए रेड कलर में ले लिया, रेड कलर से दिखेगा बढ़िया से। तो ये है आपके बी आंसर, ठीक है जी। ज्ञानती कुमारी, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाएं, नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर चुनें। यहाँ पर लिखा हुआ है सतलुज, ये सतलज होगा, ठीक है, सतलुज जो होगा यहाँ सतलुज, ठीक है। तो सतलुज नदी
उट से सही मिलाएं, ये बिल्कुल सही है। झेलम वेरी नाग झील से निकलती है, ये भी सही है। दामोदर छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ये भी सही है। कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, ये भी सही है। यानी चारों के चारों का मैचिंग क्या हो रहा है, ए का 1, ए का 1, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। आपके सही उत्तर क्या होंगे, सी होंगे। ठीक है। राकस ताल वेरी नाग छोटा नागपुर पठार महाबलेश्वर, एकदम इसकी उत्पत्ति सही दिया गया है कि सतलज नदी की उत्पत्ति राकस ताल झील से होती है। यहाँ भी क्या है, राकस ताल झील है और ये आपके कहाँ है, तो तिब्बत में। ठीक है जी, ये तिब्बत में स्थित है आपके राकस ताल झील। यानी आपके सही उत्तर क्या होंगे, सी होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सही युग्म सही नहीं है, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अमापा खान मैंगनीज, किम्बरले खान हीरा और होमस्टेक खान कोबाल्ट। ठीक है, तो ये अपामा खान जो है मैंगनीज के लिए फेमस है, ये नहीं है मतलब कि ये क्या है, सही है। किम्बरले खान हीरा के लिए फेमस है। ठीक है, लेकिन होमस्टेक खान कोबाल्ट के लिए नहीं है। ये क्या चीज़ के लिए है, तो ये गोल्ड के लिए। ठीक है, सोना के लिए फेमस है। ये क्या है, सोना के लिए फेमस है होमस्टेक खान। ठीक है जी, होमस्टेक खान आपके सोना के लिए फेमस है और ये कहाँ है, तो यूएसए में है। ये किम्बरले खान हीरा के लिए फेमस है, तो ये कहाँ है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। ये आपके यूएसए देश में है। ठीक है जी, तो आपके सही उत्तर नहीं है, क्या होगा, आपके सी इज योर करेक्ट आंसर। होमस्टेक खान कोबाल्ट के लिए नहीं, गोल्ड के लिए फेमस है। ठीक है जी, तो आपके सही नहीं है क्या, तो सी सही नहीं है, बाकी दोनों के दोनों क्या है, राइट हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं 97। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक क्या होगा, आपके दादर एंड नागर हवेली। दादर एंड नागर हवेली में एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब की आबादी सबसे अधिक है, सबसे अधिक होगा। आंसर क्या होगा, आपके बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित कौन सा एक कथन सत्य है, तो देखेंगे यह ह्यूमस में समृद्ध है, नहीं है। पोटास में समृद्ध है, नहीं है। यह लौह यौगिक में समृद्ध है, सही है। यानी कि आपके सही उत्तर क्या होंगे, लौह यौगिक। आयरन, ये देखेंगे आयरन ऑक्साइड के लिए, आयरन ऑक्साइड इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। तो ये वाली चीज़ें आपकी सही है, यानी कि सी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये ह्यूमस और ये दोनों ह्यूमस और पोटास ये आपको किस में मिलेगा, तो एलुवियल सॉइल में मिलेगा। एलुवियल सॉइल में मिलेगा, जिसे जलोढ़ मृदा कहा जाता है, जिसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, आपको मिलेगा ये दोनों के दोनों, पोटास और ह्यूमस किस में मिलेगा, एलुवियल सॉइल में। और लौह यौगिक आयरन और आपको कहाँ मिलेगा, तो लाल मिट्टी में। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा, तो लाल मिट्टी में, लाल मिट्टी में। ठीक है, आपके सही उत्तर क्या होंगे, तो सी होगा, सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को कहते हैं वनीकरण। इसका सही उत्तर क्या होगा, वनीकरण इंग्लिश में कहा जाता है एफोरेस्टेशन।
एफॉरेस्टेशन होता है। एफॉरेस्टेशन के कारण ही यदि वृक्ष वृक्ष ज़्यादा मात्रा में लगाएंगे तो नदी द्वारा या फिर पवन द्वारा मिट्टी का कटाव कम होगा, मिट्टी का कटाव कम होगा। ठीक है जी, तो इसे कहा जाएगा वनीकरण। वनीकरण। नेक्स्ट देखते हैं, भूटान की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, सबसे ऊंची की चोटाई की भूटान की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो ये होगा आपके 7,553, यानी कि ये होता वैसे है 7,570 मीटर। ठीक है, ये राइट होगा आपके सबसे ऊंची चोटी। इसे गंगखार के नाम से जाना जाता है, गंगखार। ठीक है, गंगखार पर्वत, गंगखार चोटी के नाम से जाना जाता है, गंगखार चोटी। ठीक है, गंगखार चोटी की लंबाई क्या है? 7570 मीटर होता है, जो नेपाल की सबसे भूटान की सबसे भूटान की सबसे भूटान की सबसे सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ऊंची ऊंची चोटी है। ठीक है, उसका नाम है गंगखर। यहाँ लिख देता हूँ, गंगखार नाम है, गंगखार, गंगखार चोटी। गंगखार चोटी कहाँ है? तो ये आपके भूटान में। ठीक है जी, ये कहाँ है? तो भूटान में। भूटान की चोटी का नाम है गंगखर। इसकी ऊंचाई कितनी है? कितनी है दिया हुआ है इतना, तो इसे हम मान कर चलेंगे कि इतना तो है नहीं, ये माउंट एवरेस्ट का है। ये देखेंगे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, और इससे ज़्यादा ये है तो ये मान कर चलेंगे। लेकिन एक्चुअल में इसकी ऊंचाई क्या है गंगखार की? तो 7570 मीटर है, जो भूटान की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना डैश में स्थित है? ठीक है, तो बिहार में है, बहुत ही इजी है ये। कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना बिहार में स्थित है। सही उत्तर आपके क्या होंगे? बी होगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्गम है। ठीक है, बिहार की भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्गम आपके क्या होंगे? तो कोसी होगा। ये भी आपके बी आंसर, बी आंसर। भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना कोसी नदी घाटी है। इसी पर परियोजना का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इस पर भारत सरकार और नेपाल सरकार का अधिकार है। ठीक है, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ बैराज, हनुमान बैराज। ठीक है, यहाँ पे जो नदी घाटी परियोजना है उसे हनुमान हनुमान बड़ाज, हनुमान बड़ाज के नाम से जाना जाता है, हनुमान बड़ाज के नाम से जाना जाता है। जो भारत और नेपाल संयुक्त नदी घाटी परियोजना है वो कहाँ स्थित है? तो आपके कोसी नदी पर। कोसी इज योर राइट आंसर, बी इज योर राइट आंसर। दामोदर गोमती आप समझ पा रहे हैं, दामोदर नदी कहाँ है, इसको कई बार बताया गया है। नेक्स्ट आते हैं, उत्तरी सह्याद्री के त्रियंबकम पठार से निकलने वाली नदी आपकी क्या है? तो गोदावरी है, गोदावरी है। तो कावेरी कहाँ से निकलती है? ठीक है, तो कावेरी निकलती है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। तो कृष्णा कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर, महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है जी, महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है कृष्णा, और कावेरी निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, और गोदावरी निकलती है आपकी त्रयंबकम पठार से। ठीक है, तो बी इज योर राइट आंसर।
बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रति चक्रवात किसे कहते हैं। अब देखेंगे कि चक्रवात और प्रति चक्रवात है ना, एक चक्रवात होता है और एक प्रति चक्रवात होता है। तो पहली बात देखेंगे कि ये एक सेंटर है, ये एक सेंटर है और ये सेंटर जो है निम्न वायु दाब का है। ये क्या है, निम्न वायु दाब है। यहाँ निम्न वायु दाब है, तो निम्न वायु दाब वही होता है जहाँ ताप अधिक होता है। तो निम्न वायु दाब में पवन जो है आप देख रहे हैं अंदर की ओर आ रही है। ये पवन कहाँ आ रही है, तो अंदर की ओर आ रही है। ये पवन कहाँ आ रही है, तो अंदर की ओर आ रही है। और ये क्या है, तो निम्न वायु दाब है। तो इसे क्या कहा जाता है, चक्रवात। इसे चक्रवात कहा जाता है, इंग्लिश में इसे साइक्लोन कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि जब सेंटर में उच्च वायु दाब होगा, उच्च वायु दाब होगा, उच्च वायु दाब होगा, तो पवनें उच्च वायु दाब से, ये देखेंगे पवनें उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहित होती है। ये है पवन, ठीक है। ये पवन का डायरेक्शन आप यहाँ इस तरह से देख सकते हैं। ये केंद्र से बाहर की ओर प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और ये बाहर से केंद्र की ओर प्रवाहित हो रही है, ठीक है, केंद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। तो इसे कहा जाता है चक्रवात। और इसे क्या कहा जाएगा, तो प्रति चक्रवात। इसे कहा जाता है प्रति चक्रवात, ठीक है। इसे कहा जाता है एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन। अब देखते हैं उसमें क्या क्या दिया हुआ है। अब प्रति चक्रवात की बात कर रहा है, तो जिसमें निम्न वायु दाब होगा तो उसको तो पहले हम हटा देंगे कि ये कभी होगा ही नहीं। एक उच्च वायु दाब तो ये हो सकता है, फिर एक निम्न वायु दाब यहाँ भी आया तो ये भी नहीं हो सकता है। यदि आपके सही उत्तर क्या होगा कि एक उच्च वायु दाब का क्षेत्र जिसमें उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा घड़ी की सुइयों के समकक्ष होती है, तो आपके सही उत्तर क्या होंगे, बी होंगे। राइट आंसर इज योर बी। देखेंगे यहाँ कुछ मैंने डायग्राम बनाया है कि उच्च वायु दाब में ही प्रति चक्रवात होता है। केंद्र में क्या होगा, उच्च वायु दाब होगा, उच्च वायु दाब होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रति चक्रवात। और केंद्र में निम्न वायु दाब होगा तो पवन जो है अंदर की ओर प्रवेश करती है, ठीक है, अंदर की ओर प्रवेश करती है, आप देख पा रहे हैं। तो इसे चक्रवात कहा जाता है। जब जहाँ उच्च वायु दाब होगा तो इस तरफ में क्या होगा, निम्न वायु दाब होगा। तो पवन केंद्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती है, उसी को कहा जाता है प्रति चक्रवात, ठीक है। और यहाँ पर ये आपके सही उत्तर होंगे और दोनों के दोनों क्या होगा, गलत उत्तर होगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, यही आपके सही उत्तर हैं, ठीक है, सही उत्तर हैं। अब देखेंगे भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक स्ट्रेट यानी पाक जल संधि। पाक पाक जल संधि, ठीक है, इसको। और अंडमान को निकोबार से अलग करती है। तो यहाँ देखेंगे कि ये है हमारा अंडमान और निकोबार, और इन दोनों को अलग करने वाली एक डिग्री है और इसे कहा जाता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल ये एक द्वीप है, इसे कहा जाता है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान द्वीप, ठीक है।
और ये एक द्वीप है, इसे कहा जाता है कार निकोबार निकोबार द्वीप। कार निकोबार द्वीप, ये सभी के सभी द्वीप क्या है, तो निकोबार है, निकोबार आइलैंड है, ठीक है। और ये सभी के सभी द्वीप क्या है, तो आपके अंडमान अंडमान द्वीप है, अंडमान द्वीप है। अंडमान का ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य से गुजरती है आपकी 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल। तो आपके सही उत्तर क्या होंगे, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल पृथक करती है। अब देख रहे हैं ना, ये अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करती है, तो किस किस द्वीप को भी यहाँ दर्शा दिया गया है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे। मुर्लेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है मुर्लेन, ठीक है, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। तो ये आपके मिजोरम में स्थित, ठीक है जी, मिजोरम में स्थित है, त्रिपुरा एंड नागालैंड में नहीं है, मिजोरम में ही। मुर्लेन राष्ट्रीय आपके कहाँ है, तो ये मिजोरम में, मिजोरम में है, ठीक है जी, मिजोरम। इसका सही उत्तर क्या होगा, 106 का ए होगा, मिजोरम में है, त्रिपुरा नागालैंड में नहीं, मिजोरम में। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताएं जो बिहार से सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है, सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। तो ये सबसे पश्चिम में गंगा में मिलने वाली नदी क्या होगी, आपकी घाघरा नदी होगी। तो घाघरा नदी को यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारी क्या है, आप समझ सकते हैं, ये हमारी गंगा नदी है, ठीक है जी, ये है हमारी गंगा नदी, ये है गंगा नदी, ठीक है जी। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि एक नदी आ करके किस में मिल रही है, तो गंगा में, ये एक गंगा में नदी मिल रही है। फिर यहाँ मैंने क्या दिखाया, तो गंडक नदी को दिखाया, ठीक है। और पुनपुन नदी आपके इधर में है, पुनपुन नदी आपकी क्या है, इधर है। तो ये हो गई, ये सब नदियाँ हो गई, तो कहेंगे गंडक, ठीक है जी, ये है आपकी गंडक नदी। और ये आपकी घाघरा नदी हो गई, ठीक है जी, घाघरा नदी हो गई ये। और ये आपकी हो जाएगी पुनपुन, पुनपुन नदी, पुनपुन नदी। तो आप आंसर को देखते हैं कि पश्चिम इधर है, पूरब इधर है, तो पश्चिम ये हो गया और पूरब आपके इस तरफ हो गया। तो पूरब में मिलने वाली गंगा में कौन सी नदी है, ये आपकी गंगा नदी है, ये देख रहे हैं, ये आपकी गंगा नदी है। और गंगा नदी में पश्चिम से कौन मिल रही है, तो घाघरा। तो बी इज योर राइट आंसर, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है, पूर्व से पश्चिम, अब पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने का सही क्रम क्या है। तो सबसे पूरब में बिहार के मिलने वाली नदी आपकी क्या होगी, महानंदा। तो महानंदा दिया हुआ है, कोशी, बलान, कमला, महानंदा नहीं होगा क्योंकि महानंदा पूरब में है। और यहाँ पूछा जा रहा है पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, तो पूरब में कोसी नहीं है, ये पश्चिम में है, तो ये नहीं होगा। कोसी, बलान, कमला और महानंदा ये भी नहीं होगा। सही उत्तर आपके क्या होंगे कि पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम मिलने वाली नदी कौन सी है, तो उसको देख लेते हैं, उसको देख लेते हैं कि ये है हमारी गंगा। फिर से गंगा का मैंने डायग्राम बनाया, ये है हमारी गंगा नदी, ठीक है जी, ये देखेंगे, ये है हमारी गंगा नदी। गंगा नदी में जो नदियाँ मिल रही है, तो ये एक नदी है,
ये एक नदी है और इस नदी को कहेंगे पूरब में है, इधर क्या है ईस्ट है और इधर आपके वेस्ट है। ठीक है, तो एक नदी यहाँ से मिल रही है और इसे कहेंगे महानंदा। महानंदा नदी, महानंदा नदी। ठीक है जी, एक नदी यहाँ मिल रही है। ठीक है, महानंदा में तो कोशी है, उसके बाद में एक नदी यहाँ दिखाया गया। ठीक है, और एक नदी यहाँ दिखाया गया। समझेंगे इस नदी को बहुत बढ़िया से। इसे कहा जाता है कोशी नदी। ठीक है, ये है कोशी नदी। उसके बाद में ये नदी क्या है, तो बलान नदी है। ये बलान नदी है और यही नदी आपकी क्या है, तो कमला नदी है। ये देखेंगे कमला नदी है। ये कोशी नदी, ये कोशी नदी, तो कोसी नदी आकर के गंगा में मिल रही है। इधर महानंदा आकर के गंगा में मिल रही है। कोसी की ही सहायक नदी है कमला। कोसी की ही सहायक नदी है कमला और बलान कमला की सहायक नदी है। तो आप देखेंगे कि पश्चिम से पूरब सबसे पहले महानंदा, फिर कोसी, ठीक है, फिर बलान और उसके बाद में कमला। ये हो गया आपका सीक्वेंस। सीक्वेंस हो गया महानंदा, कोसी, बलान और कमला। बलान किसकी सहायक नदी है, तो कमला की। कमला किसकी सहायक नदी है, तो कोसी की। और कोसी किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की। ठीक है, गंगा की। यहाँ समझने की चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप। ठीक है जी, चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, महानंदा, कोसी, बलान और कमला इज योर राइट आंसर। आपके ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। समासीन जलप्रपात किस नदी के से संबंधित है। ठीक है, किस नदी से, तो ये होगा महाने। महाने, महाने नदी से संबंधित है। देखेंगे कि महाने नदी को फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसे फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसी नदी पर तामासीन जलप्रपात स्थित। ठीक है, जो बिहार में है। तामासीन, तामासीन जलप्रपात किस नदी से संबंधित है, तो महाने नदी से। महाने, ये महाने नदी से है और इसे इसे फल्गु, फल्गु रिवर के नाम से भी जाना जाता है। फल्गु ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है किसको, मुहाने नदी को। तो सही उत्तर आपके क्या होंगे, ये होंगे। ए इज योर राइट आंसर। ठीक है जी, और कुछ देखते हैं नेक्स्ट। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होता है। तो ये सबसे ज़्यादा आपको प्राप्त कहाँ से होगा, तो बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, आप देख सकते हैं कि बिहार के नक्शा को आप देख सकते हैं। ये आपके यहाँ मिलेगा पश्चिम बंगाल और इसे ही सटा हुआ मिलेगा आपको बिहार, फिर इधर आपको झारखंड मिलेगा। तो ये हो गया आपके बिहार। ठीक है, और ये हो गया आपके वेस्ट बंगाल। बंगाल और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पर्वत मिलेगा। ये है आपके पर्वत। ठीक है, पर्वत मिलेगा। अब देखेंगे कि यहाँ से जो पवन चलती है, पवन चलती है, तो इस पवन को हम कौन से पवन कहेंगे, इस पवन को हम कौन से पवन कहेंगे, तो इसे कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून। और यही टकरा करके ये इस तरफ से घूम जाती है। ठीक है, ये इस तरफ से घूम जाती है और इसी से कहाँ वर्षा होता है, तो पश्चिम बंगाल और बिहार में। ठीक है, और ये आपके क्या है, पूरी की पूरी बंगाल की खाड़ी है। ये है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो बिहार में। ठीक है, तो आपके सही उत्तर क्या होंगे, बी होंगे, बे ऑफ बंगाल। बी दिया हुआ है वहाँ उत्तर। नेक्स्ट देख लेते हैं। 110 अब शायद ख़त्म हो गए हैं, 110 तक ही है।
ठीक है जी, तो इसके सही उत्तर क्या होंगे आपके? बंगाल की खाड़ी। ठीक है जी, बस आज खत्म हुआ यही। फिर कल जो पीछे का एक बचा हुआ है उसे भी मैं करा दूंगा। ठीक है जी, और कल जो आप लोग टेस्ट देंगे 40 क्वेश्चंस का, वो भी मुझे कल कराना है। तो अब हम लोग करंट, एकदम बिल्कुल करंट रहेंगे। ठीक है, एक बचा हुआ है पीछे का 170, उसको भी मैं कल कोशिश करूंगा कि वो भी सॉल्व करा दूंगा किसी भी टाइम में। लेकिन ये वाला 40 क्वेश्चंस का इसी वक्त में फिर से की जाएगी। ठीक है जी, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में, मिलते हैं।